अस्सलाम वालेकुम जी। अब हमने जो सिस्टम स्टार्ट करना है दैट इज़ यूरोलॉजी। यूरोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर है किडनी एंड यूरेटर। किडनी ये सबसे पहले वो नोट में बता रहा है कि दो किडनीज होते हैं, रेट्रोपेरिटोनियली पड़े होते हैं। आपको पता है कि पेरिटोनियम के पीछे होते हैं, ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे मौजूद होते हैं। अगर इनकी लेंथ की बात की जाए तो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर विड्थ है और 3 सेंटीमीटर थिकनेस है, तो 12 6 3। ठीक है। जो अर्नब किडनी के थोड़े रिलेशन वो बता रहा है, बहुत आसान है। अपर पोल है जो किडनी का वो डायफ्राम से रिलेशन में है, और डायफ्राम इसको सेपरेट कर रहा है प्लूरा से, क्योंकि चेस्ट में प्लूरा है और नीचे जो है एब्डोमेन में किडनी है और दरमियान में डायफ्राम है। अच्छा, उसके बाद ये जो किडनी है ये पड़ा हुआ है 3 मसल्स पे। मीडियल टू लेटरल उसने अरेंजमेंट बताया कि सबसे मीडियली जो मसल है वो जोस मसल है, फिर दरमियान में क्वाड्रेटस लंबोरम है और लेटरली सबसे ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस है। ठीक है। एंटीरियर जो किडनी का रिलेशन है वो राइट साइड पे डिफरेंट है, लेफ्ट साइड पे डिफरेंट है। राइट साइड पे किसके साथ होगा, राइट साइड पे कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, लिवर और डुोडेनम का सेकंड पार्ट और असेंडिंग कोलोन, इन सब के साथ रिलेशन है। लेफ्ट साइड पे अगर देखा जाए तो क्या होगा, स्प्लीन, स्टमक और टेल ऑफ पेंक्रियास। ठीक है। ये इन्होंने किडनी को कवर किया हुआ है। अब हाइलम क्या होता है, हाइलम वो जगह होती है जहाँ पर किडनी में स्ट्रक्चर्स इंटर होते हैं या एग्जिट होते हैं। अब इंटर किसने होना होता है, आर्टरी और वेन ने, और एग्जिट किसने करना होता है, यूरिटर ने। तो हाइलम में जो अरेंजमेंट होता है ना वो सबसे फ्रंट पे होती है वेन, फिर आर्टरी और फिर रिनल पेल्विस। रिनल पेल्विस वो जगह है जहाँ से यूरिटर आएगी बाहर। ठीक है। अब आगे यूरिटर की बात करते हैं। जो यूरिटर है ना ये क्या करती है, रिनल पेल्विस से निकलती है और फिर 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। मैंने आपको जो इसोफिगस करवाया था ना उसमें भी बताया था, उसकी भी लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है, इसकी भी लेंथ 25 सेंटीमीटर है। ये सबसे पहले क्या करती है, जैसे किडनी से निकलती है तो जोस मसल है ना सबसे मीडियली पड़ा हुआ किडनी के नीचे, तो ये जोस मसल को क्रॉस करेगी, उसके मीडियल एज को क्रॉस करेगी। उसको क्रॉस करने के बाद वो जो जोस मसल है इसको सेपरेट कर रहा होता है उससे ट्रांसवर्स प्रोसेस से। जो वहाँ पे सारे जो वर्टिब्री पड़े हैं ना, आपको पता होगा कि जोस मसल सारे वर्टिब्री से राइज कर रहा है, मतलब सारे वर्टिब्री से नहीं, मतलब वो वर्टिब्री से राइज करता है। तो उस वर्टिब्री की साइडों पर जो है वो लेटरली ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं। तो ये जो यूरिटर है ना ये उस जोस मसल को क्रॉस करती है। ठीक है। और उसके बाद ये क्या करती है, कॉमन इलियक आर्टरी की बाइफर्केशन को, मतलब एओर्टा है, एओर्टा से आगे कॉमन इलियक आर्टरी बनेगी, कॉमन इलियक से आगे एक्सटर्नल इंटरनल इलियक आर्टरी बनेगी। तो जहां पर कॉमन इलियक आर्टरी ने एक्सटर्नल इंटरनल में बाइफर्केट करना ना, वहां से ये क्रॉस करती है। ठीक है। और वो जो बाइफर्केशन है इसको इसको सेपरेट करती है सैक्रो इलियक जॉइंट से। उसके बाद ये क्या करेगी, पेल्विस में एंटर हो जाएगी। एक दफा जब ये पेल्विस में एंटर होगी तो ये लेटरल पेल्विक वॉल पे रन करती है। अब पेल्विस में ब्लैडर पड़ा हुआ है, इसने ब्लैडर में एंटर करना है, तो लेटरल वॉल से ये मीडियली और फॉरवर्ड आके ब्लैडर में ओपन हो जाती है। अगर तो मेन है, मेन की बात करें तो उसमें जो है ना वॉल्स डिफरेंस होता है वो इसको क्रॉस करता है। और अगर फीमेल्स की बात करें, वुमेन की, तो उनमें जो है वो यूट्राइन वेसल्स इसको क्रॉस करती हैं। ठीक है। और हिस्टेक्टमी में बहुत ज्यादा ये जो है वो केयर करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें यूरिटर का डैमेज हो सकता है। अब आगे चलते हैं जी कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटीज ऑफ किडनी की तरफ। कंजेनिटल एब्नॉर्मैलिटी में सबसे पहले से रीनल एजेनेसिस की बात की है। एजेनेसिस नाम से पता चला है कि किडनी एब्सेंट है। यूनिलैटरल एब्सेंस भी हो सकती है, बायलैटरल एब्सेंस भी हो सकती है। फिर आगे उसने रीनल सिस्ट की बात की, तो जो सिस्ट होती है ना वो ये आगे ना हमने पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज भी पढ़ना है। ठीक है। वो तो पूरे किडनी के पैरेंट कामा में सिस्ट बन रही होती है ना, लेकिन ये जो रीनल सिस्ट उसने कहा है ना, ये कहा है वो वाली सिस्ट जो सिर्फ कॉर्टेक्स में बन रही होती है। इनका रिलेशन टिब्यूल से, नेफ्रॉन से, किसी से भी नहीं होता, सिर्फ कॉर्टेक्स में सिस्ट बन रही होती है। और पेशेंट अगर हमारे पास आएगा तो वो डल फ्लैंक पेन के साथ आएगा। ठीक है। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, हमने ना यूरो में पूरी में जो बार-बार सिम्पटम पढ़नी है, एक तो हमने पेन का बहुत ज़िक्र देखना है, दूसरा हमने हिमाचूरिया का। तो पेन अगर तो रीनल ओरिजिन की होगी ना किसी भी डिज़ीज़ की, तो वो कंटीन्यूअस पेन होगी और वो फ्लैंक में होगी। ठीक है, कंटीन्यूअस होगी, फ्लैंक में होगी या रीनल एंगल में होगी। फिर मैं आपको बताती हूँ रीनल एंगल किसे कहते हैं। जो अगर तो यूरिटेरिक ओरिजिन की पेन होगी, यूरिटर से आएगी, जैसे यूरिटेरिक स्टोन होते हैं, तो वो कॉलिक की पेन होगी, कंटीन्यूअस नहीं होगी, कॉलिक की होगी और सीवियर पेन होगी। यूरिटर की पेन बहुत सीवियर होती है और वो लोइन से ग्रोइन जाती है। अगर तो ब्लैडर रीजन की पेन होगी, ब्लैडर में कोई मसला है, तो वो कंटिन्यूस होगी लेकिन डल होगी, डल एकिंग सी पेन होगी, और अब उसकी जो लोकेशन है ना वो सुप्रा प्यूबिक लोकेशन होगी। ठीक है। तो अगर हम पेन डिफरेंट रीजन की होगी हम उनको ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरी बात है हीमाचूरिया। हीमाचूरिया भी हमने बहुत पढ़ना है ना, कंप्लेन ब्यूरो में बहुत ज्यादा पढ़नी है। अच्छा, अगर तो माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया है कि वो सिर्फ माइक्रोस्कोपी पे नजर आता है, तो वो यूजली स्टोन्स की वजह से होता है। अब दूसरा हिमाचूरिया होता है जो ग्रोस हिमाचूरिया होता है, जो आपको जो पेशेंट बता रहा होता है कि ब्लड में जो है ब्लड में कह रही हूँ यूरिन में नजर आ रहा होता है। ठीक है, ग्रोसली नजर आता है, वो या तो मिलिग्नेंसी की वजह से होता है, जैसे रीनल सेल कार्सिनोमा, उसकी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन होती है हिमाचूरिया, या ब्लैडर के ट्यूमर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर का ट्यूमर या रीनल सेल कार्सिनोमा। अब हिमाचूरिया की ना ये देखे रहती है टाइमिंग। अगर तो बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ मिक्चुरेशन में आना शुरू हो जाता है, मिक्चुरेशन के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाता है, तो उसका कोज यूरिथ्रा ही होगा। मतलब यूरिथ्रा ही होगा ना, कि यूरिथ्रा से फौरन ब्लड आना शुरू हो गया, बाद में यूरिन आया। और अगर जो ब्लड है वो थ्रू आउट मिक्चुरेशन आता है स्टार्ट से एंड तक, तो उसका कोज जो होगा ना वो किडनी होगा या यूरिटर। मतलब किडनी में रीनल सेल कार्सिनोमा बन रहा है या यूरिटर में कोई मसला है। ठीक है। और अगर जो हिमाचूरिया है वो बिल्कुल एंड पे आता है, टर्मिनल है, तो उसका कॉज जो है वो यूरिनरी ब्लैडर होगा। ठीक है। ये जो पॉइंट है ना ये आगे आपको बहुत हेल्प करेंगे, जो हमने
डिफरेंट तरह की प्रेजेंटेशंस पढ़नी है। तो ये आपने पॉइंट नोट कर लेने हैं और फिर इनको याद रखना है, फिर मैं बार बार इनको रिवाइज भी करवाती रहूंगी। वापस आता है रिनल सिस्ट पे। अब रिनल सिस्ट जो है ना, पेशेंट तो आ गया, हमने इन्वेस्टिगेट कैसे करना है। सबसे आसान इन्वेस्टिगेशन पहले हम अल्ट्रासाउंड ही करवाएंगे, फिर हम करवाएंगे जी इसका आईवीयू। अब आईवीयू की बात की है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आईवीयू का भी ले लेते हैं, क्योंकि आगे हमने पूरी यूरो में आईवीयू को बहुत दफा करना है। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अभी हम जीआईटी करके हैं, जीआईटी में तो आईवीयू नहीं होता, जीआईटी में तो दूसरी इन्वेस्टिगेशन होती है। तो आईवीयू को हम इंट्रोड्यूस हो जाते हैं इसके साथ आगे, फिर आगे पूरी यूरो में हमें समझ आती जाए कि अच्छा आईवीयू क्या चीज़ है। तो आईवीयू का मतलब होता है इंट्रावीनस यूरोग्राम। करते इसमें क्या है, करना इसमें एक्सरे ही है, किडनी, यूरिटर, ब्लैडर, यही कुछ देखने हैं एक्सरे में। लेकिन इसमें ना पहले पेशेंट को कंट्रास्ट इंजेक्ट कर देते हैं वेन में, ठीक है। कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, फिर वो कंट्रास्ट क्योंकि उसके ब्लड में इंजेक्ट किया है, तो किडनी ने ब्लड को फिल्टर तो करना ही है। जब उसने ब्लड को फिल्टर करना है तो साथ उसने कंट्रास्ट को भी फिल्टर करना है। फिर हम ना कुछ टाइमिंग के बाद, जैसे वो ट्राइफिजिक आपको सिटी स्कैन पढ़ाया था ना, लिवर का डायनेमिक सिटी स्कैन या ट्राइफिजिक, उसमें हम क्या करते थे कि भाई पहले कंट्रास्ट से पहले एक जो है ना वो इमेजिंग कर लो, फिर उसके बाद 30 सेकंड पे करेंगे, स्कैन लेंगे, फिर जो है ना वो 65 पे आई गेस स्कैन लेंगे, फिर 5 मिनट पे भी ले सकते हैं। तो इस तरह डिफरेंट टाइमिंग्स पे ले रहे थे ना कि अभी स्कैन जो है वो हम ले रहे हैं क्योंकि अभी जो कॉन्ट्रास्ट है वो वेन में होगा, अभी आर्टरी में होगा। तो बिल्कुल वैसे ही आईवीयू में भी क्या करते हैं कि जब किडनी एक्सक्रीट करते हैं ना, तो एक इसका स्कैन ले लेते हैं 0 मिनट पर, फौरन से ले लेते हैं, एक लेते हैं 5 मिनट पे, एक लेते हैं 10 मिनट पे, एक्सरेज ले लेते हैं, ठीक है। अब वो एक्सरे में दिखा देते हैं, किडनी की भी सिचुएशन दिखा देते हैं कि यूरिटर और ब्लैडर जहां पर ऑब्स्ट्रक्शन होगी वहां से आगे ये कॉन्ट्रास्ट नहीं जाएगा। और यूजुअली ऑब्स्ट्रक्शन के लिए ही किया जाता है कि ब्लैडर में है कोई स्टोन, अगर वो भी नजर आ जाएगा, यूरिटर में है, किडनी में है, ये फिर आगे फिर डिजीज के हिसाब से हम देखते जाएंगे। लेकिन आईवीयू जो है ना इसका ये मतलब होता है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड की पेशेंट की आईवीयू किया और फिर सिटी स्कैन कर सकते हैं। सिटी जब हम पेशेंट का करते हैं ना, आपको पता है कि कोई भी डिजीज हो ना तो सिटी की इंडिकेशन नो डाउट हर डिजीज के हिसाब से अपनी होती है, बट जनरली दो, मतलब मैंने ऐसे याद की हुई है कि एक तो जब सिवियर कंडीशन होती है, सिवियरिटी होती है, तब हमें सिटी करना पड़ता है। दूसरा जब डायग्नोसिस ना बन रहा हो, डायग्नोसिस कंफर्म ना हम कर, पेशेंट की प्रेजेंटेशन भी है और हमारे पास जो है ना वो अच्छा सॉरी पेशेंट की प्रेजेंटेशन भी है और हमने अल्ट्रासाउंड वगैरह भी किया, लेकिन हम ना कंफर्म नहीं कर पा रहे कि डायग्नोसिस क्या है, उस केस में भी हम सिटी कर लेते हैं, ठीक है, एम्बिगुइटी हो तो जब। अब हम सिटी स्कैन जब करेंगे ना तो हम उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे सिस्ट की, उसको कहते हैं बोस्नियर क्लासिफिकेशन। उसने रीनल सिस्ट को क्लासिफाई कर दिया टाइप 1, 2, 3 और 4 में। टाइप 1 एंड 2 जो है वो बिनाइन क्लासेस हैं। आपको यहाँ तो बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं करना, कोई ट्रीटमेंट जरूरी नहीं है क्योंकि ये बिनाइन है। अगर ट्रीटमेंट करना है तो सिंपल डी रूफिंग कर दो सिस्ट की, कि जो थोड़ा बहुत डल सी पेन हो रही थी वो खत्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो क्लास 3 एंड 4 है वो शो करती है कि भाई रिस्क है मेलिग्नेंसी का। उसमें अब आप सस्पिशियस हो गया मेलिग्नेंसी होगी, इसमें आपने फर्दर वर्कअप भी करना है, फर्दर पेशेंट को सारा इन्वेस्टिगेट करना है। और दूसरा आप एट द एंड उसकी निफ्रेक्टमी भी कर सकते हैं, आपको सर्जरी से इसको ट्रीट करना है टाइप 3 एंड 4 को, ठीक है, क्योंकि मेलिग्नेंसी हो सकती है। तो ये हो गया रीनल सिस्ट का टॉपिक कवर। नेक्स्ट चलते हैं हॉर्सशू किडनी पे। हॉर्सशू किडनी जो होती है ना, ये असल में फ्यूज हुई होती हैं, लोअर पोल पे फ्यूज हुई होती हैं, इनकी पिक्चर भी बनी हुई है वो भी देख लें, लोअर पोल पे फ्यूज हुई होती हैं। और ये जब इन्फ्यूजन की वजह से, वैसे नॉर्मली किडनी ने ना असेंड करना होता है, जैसे हम टेस्टिस का पढ़ते हैं ना, उन्होंने डिसेंड करना होता है, तो किडनी ने असेंड करना होता है। अब किडनी ने असेंड करना होता है, लेकिन अब ये लोअर पोल पे फ्यूज है। जब ये असेंड कर रही होती है तो रास्ते में जो abdominal aorta की एक ब्रांच है ना, इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, वो रोक देती है इनका रास्ता, क्योंकि नीचे से फ्यूजन है तो वो ऊपर नहीं जा पाती, ठीक है। अच्छा, इस ये फिर हम जब इसके इमेजिंग वगैरह कराते हैं तो होस्ट टू किडनी का हम इन्हें नाम देते हैं, वैसे ही ये अपीयरेंस देते हैं। ये जो फ्यूज मास है इसमें दो ही कलेक्टिंग सिस्टम होते हैं और दो ही यूरिटर होती हैं, दोनों की अपनी अपनी, ठीक है। और लेकिन ये मसला होता है इनकी रोटेशन भी पूरी नहीं हुई होती, एक तो इनका असेंड भी पूरा नहीं हुआ, ऊपर भी नहीं गई, दूसरा ये रोटेट भी नहीं सही हुई होती। इनमें जो पेल्विस है ना वो एंटीरियरली पड़ा होता है, ठीक है। अब आप लोगों को समझ आई वो जो मैंने स्टार्टिंग में अरेंजमेंट बताया था कि सबसे आगे वेन होगी, फिर आर्टरी होगी, पेल्विस सबसे पीछे होगा, वो इसीलिए जरूरी था। यहाँ पे मेलन्यूट्रिशन है, पेल्विस सबसे आगे पड़ा हुआ है, पेल्विस इंटीरियरली है। और दूसरा जो है असेंट भी मैंने कहा कंप्लीट नहीं है, तो ये लोअर लेवल पे होंगी, नॉर्मल किडनी की निस्बत बहुत लोअर लेवल पे होंगी। और क्यों असेंट नहीं कर पाई, क्योंकि इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ने रास्ता ब्लॉक कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब इनका डायग्नोसिस कैसे करना है। डायग्नोसिस इनका हम यूजुअली ना, अच्छा इनका जो डायग्नोसिस है ना वो इंसिडेंटल ही होता है, इंसिडेंटल होता है ज्यादातर, मतलब पेशेंट को क्या ही होगा, पेशेंट को कोई ऐसा मसला नहीं होता, इंसिडेंटल डायग्नोसिस ही होता है। लेकिन कुछ सिचुएशन में ये रिनल स्टोन्स या यूटीआईज करवाना शुरू कर देती हैं, क्योंकि सही से जो है ना ये इसलिए होते हैं, ये जो रिनल स्टोन या यूटीआई बनते हैं ना, ये तब बनते हैं कि जब सही से ना यूरिन ड्रेन नहीं हो पा रहा, ठीक है, यूरिन ड्रेन नहीं हो पा रहा, वहाँ पे स्टेसिस होना शुरू हो जाए। ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट आपने ये प्रेजेंटेशन याद रखनी है कि या तो इंसिडेंटल है या जो है वो स्टोन्स या यूटीआई। इन्फेक्शन भी तभी होते हैं जब स्टेसिस हो, स्टोन भी तभी बनता है, एक रिस्क फैक्टर स्टोन का भी ये है कि जब स्टेसिस हो, ठीक है, इन्फेक्शन या स्टोन बनना शुरू हो जाएंगे। अब हमारे पास अगर अगर तो पेशेंट आया तो हम सबसे पहले उसका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, उसके बाद हम करवाएंगे आईवीयू, ठीक है। अब आईवीयू पे ना, इंट्रावेनस यूरिथ्रोग्राम पे
आपको ना कुछ साइन नजर आते हैं, एक उसका नाम है फ्लावर वेस साइन, ठीक है, और दूसरा होता है हैंड शेक साइन, इसको कहते हैं। इस तरह की ना इनकी अपीयरेंस आती है। अब हमने इन्वेस्टिगेशन देख ली और मैंने आपको ये भी बता दिया कि पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, या तो इंसिडेंटल होगा या फिर स्टेसिस की वजह से स्टोन या इन्फेक्शन हो गया। अब अगर तो पेशेंट इंसिडेंटल था तो कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशन के साथ आ रहा है पेशेंट के, बार बार यूटीआई के साथ आ रहा था, यूरिनल स्टोन के साथ आया, आपने इमेजिंग की तो आपको नजर आ गई कि होस्ट शुगर नहीं है, तब आप क्या कर सकते हो? सिर्फ कॉम्प्लिकेशन को ठीक कर सकते हो। जो कॉम्प्लिकेशन हो रही है उनको ठीक करते जाओ। आप इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप इज़्दमस जो है, इज़्दमस जैसे थायराइड में पढ़ते हैं ना कि जो थायराइड के दो लोब्स को जोड़ा होता है, वैसे यहाँ पर हम इज़्दमस कह रहे हैं कि जो ये आपस में जुड़ी हुई हैं, इनको आप डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन को ठीक करते जाओ। चलें जी, नेक्स्ट है जी अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये टॉपिक अब इंपॉर्टेंट है। ये ना जो इसकी इनहेरिटेंस होती है ना, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। इसमें भी सिस्ट बनते हैं, लेकिन इसमें सिस्ट पूरे पैरेंकाइमा में बन रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते रहते हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे होते हैं तो अगर कोई नॉर्मल पैरेंकाइमा उसको कंप्रेस करते रहते हैं और उस बेचारे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो फिर रिनल फेलियर हो जाता है। 95% केसेस में ये दोनों किडनीज में एट अ टाइम चल रहे होते हैं। और ये जो होते हैं ना ऑटोसोमल डोमिनेंट जो टाइप है, ये 30 ईयर्स के बाद ना शो होती है। 30 ईयर्स के बाद इसकी सिम्टम्स आती हैं। ठीक है। अच्छा, अब ना मैंने कहा ना कि ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप है, तो अब दूसरी ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप भी एक होती है इसकी। जो ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप है उसको कहते हैं अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। क्यों? क्योंकि मैंने कहा इसकी सिम्टम 30 ईयर्स के बाद आएंगे, तो उसको कह रहे हैं अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। जो ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप होती है ना, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उन्होंने इसको यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, उसको डिफाइन किया होगा पीडियाट्रिक्स में। लेकिन उसका हम जिक्र यहाँ पे इसलिए करें क्योंकि उसकी जो सिम्टम है ना वो 3 ईयर से पहले ही आ जाती है। ठीक है, ये अडल्ट है, वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब इसको फर्दर देखते हैं अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज को, जिसकी 30 ईयर्स के बाद सिम्टम आती है और रीनल फेलियर हो जाता है। अगर इसको हम जो है ना वो ठीक ना करें, ट्रीट ना करें। एसोसिएशन इसकी किसके साथ है, ये भी बहुत क्वेश्चन आता है कि जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है उसकी फर्दर एसोसिएशन क्या है। तो एक तो इसका बैरियनिज्म के साथ एसोसिएशन है। ये बैरियनिज्म अगर कभी रप्चर कर गई, ये सर्कुलर विलेज में ब्रेन में होते हैं, तो सब एकनॉइड हैमरेज हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा इसकी एसोसिएशन ये भी होती है कि लिवर में भी सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं, पेंक्रियाज में सिस्ट बन सकते हैं, स्प्लीन में सिस्ट बन सकते हैं। सबसे कॉमन वैसे ये है कि लिवर में सिस्ट बन जाते हैं, लेकिन पेंक्रियाज और स्प्लीन में भी बन सकते हैं। ये बात का एमसी को आ जाता है कि वो कौन सा ऑर्गन है जिसमें सिस्ट नहीं बनते, वो है लंग्स। लंग्स में नहीं सिस्ट बनते। अच्छा, उसके बाद क्लोनिक डायवर्टिकुला भी इसकी एसोसिएशन है, क्लोन में डायवर्टिकुला बनने शुरू हो जाते हैं। और हार्ट से रिलेटेड अगर देखें तो माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स। ठीक है, तो ये अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ रहा है तो ये आपने इसकी एसोसिएशन लिख देनी है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स पर आ रहे हैं। इसमें सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन होती है हाइपरटेंशन के साथ। एक यंग पर्सन आपके पास आ रहा है, हाइपरटेंशन है उसको, तो आपको पता है यंग पर्सन में हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करते हैं क्योंकि उसमें फियोक्रोमोसाइटोमा भी हमने देखा था। मेडिसिन में हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि बहुत सारी इसके ना हम सोचने पड़ जाते हैं कि इसका कोई मसला है। वरना हाइपरटेंशन तो ओल्डर लोगों में होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह के चक्कर में। तो यहाँ पे इसको क्यों हाइपरटेंशन हो रही है, तो वो फिर इसका कॉज ढूंढते हैं। तो ये अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज भी उसमें से एक कॉज हो सकता है। 75% पेशेंट को ये हाइपरटेंशन करवा देती है। उसके अलावा रीनल मैस के साथ पेशेंट आ सकता है क्योंकि इतने बड़े बड़े सिस्ट बन रहे हैं उसकी किडनी में, तो मैस एक उसको फील हो सकता है। डल पेन मैंने बताया किडनी की जब भी पेन होगी, डल पेन होगी, फ्लैंक पेन होगी। हिमाचुरिया के साथ आ सकता है, इन्फेक्शंस के साथ आ सकता है, उसको इन्फेक्शंस हो रहे हैं बार बार। और जब एट द एंड ये कंप्रेस करती जाएगी नॉर्मल मैस को भी, तो रीनल फेलियर हो सकता है। तो रीनल फेलियर के सिम्टम के साथ आ सकता है। रीनल फेलियर के क्या सिम्टम होते हैं, जैसे सीकेडी में हम पढ़ते हैं नोजिया, वोमिटिंग और एनीमिया, तो वही सारी चीज़ें। ठीक है, यूरीमिया, ये जो है ना वो उसकी ये भी प्रेजेंटेशन हो सकती है। लेकिन हाइपरटेंशन आपने सबसे ज़्यादा याद रखनी है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस अगेन वही रीनल सिस्ट वाली जो रीनल सिस्ट में देखी थी, अल्ट्रासाउंड, आईवीयू और फिर सीटी स्कैन। अच्छा, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम पेशेंट को जो है ना वो हम हमारी कोशिश होगी कि अभी तक रीनल पूरा ख़राब नहीं ना हुआ, अगर अभी तक रीनल फेलियर नहीं हो गया तो हम रीनल फंक्शन को प्रिजर्व करें, हम रीनल फंक्शन को बचाएं, किडनी को बचाएं। पेशेंट कहेंगे तुमने लो प्रोटीन डाइट लेनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब प्रोटीन हम खाते हैं ना, तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से ज़्यादा क्रिएटिनिन बनता रहता है। अब क्रिएटिनिन तो ये निकाल नहीं पा रहा किडनी, तो यूरीमिया हो रहा है, तो उसको कहते हैं लो प्रोटीन डाइट तुमने लेनी है, फ्लूइड ज़्यादा तुमने यूज़ करना है। और इन्फेक्शन और हाइपरटेंशन हो रही है, उसको ट्रीट कर दो। हाइपरटेंशन के लिए एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी दो, इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स दो। फिर अगर सिस्टर जो है वो ज़्यादा मसला करी हो, मैस की फीलिंग आ रही हो, डल पेन हो रही हो, तो रोवजिंग ऑपरेशन ही करते हैं। रोवजिंग एक साइन भी मैंने आपको पढ़ाया था। अब मैंने अब बताई, खुद सोचे रोवजिंग साइन मैंने कहाँ पढ़ाया था। चलिए मैं हिंट दे देती हूँ, मैंने ना आपको अपेंडिक्स वाले चैप्टर में पढ़ाया था। अब रोवजिंग ऑपरेशन आ रहा है, और रोवजिंग ऑपरेशन में क्या करते हैं, इसमें ना सिस्ट की डी रूफिंग कर देते हैं। अच्छा, लास्ट अगर रीनल फेलियर ही हो चुका है तब हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, हम रीनल ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। आगे है रीनल डुप्लीकेशन। रीनल डुप्लीकेशन में क्या है, रीनल डुप्लीकेशन में ना किडनी
डबल नहीं हो जाते, किडनी तो पहले डबल होते हैं। इसमें ना यूरिटर 2 होती हैं, रीनल पेल्विस 2 होते हैं। इसमें ना एक किडनी तो ठीक होता है, दूसरे किडनी में 2 पेल्विस 2 यूरिटर होती हैं, ठीक है? एक ऊपर मतलब ओरिजिनेट करी होती है, एक नीचे से ओरिजिनेट करी होती है। अब ये नीचे जाकर दोनों यूनिटर आपस में मिलकर एक ही साथ ब्लैडर में भी ओपन हो सकती हैं और ये अलग अलग से भी ओपन हो सकती हैं। अगर तो ये सेपरेटली ओपन होनी है तो उसके लिए एक रूल बनाया हुआ है, वेगट मेयर रूल। ये जो वेगट मेयर रूल है ना, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो अपर पोल यूरिटर है ना, मैंने कहा किडनी की एक अपर पोल से ओरिजिनेट करेगी, एक लोअर से करेगी। जो अपर पोल यूरिटर है ना, वो जब ब्लैडर में ओपन होती है तो वो मीडियली और इंफीरियरली ओपन होती है और यूजुअली ये ऑब्स्ट्रक्टेड होती है, ठीक है? और जो लोअर पोल यूरेटर है ये ऊपर से तो आती है लोअर पोल से, नीचे आके ये लैटरली और सुपीरियरली ओपन होगी। और ये रीफ्लक्सिंग मतलब यहाँ से रीफ्लक्स हो रहा होता है, आगे हम पढ़ेंगे भी कि ये जो रीफ्लक्स होता है ब्लैडर से वापस यूरिन यूरिटर में जाता रहता है, वो वाला भी हम देखेंगे। तो इसमें रीफ्लक्स हो रहा होता है, ठीक है? तो ये जो रूल है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसको आपने गूगल पे सर्च करके इसकी इमेजेस देख लेनी है। इमेज आप देख लेंगे ना, फिर आपको याद रहेगा कि ये क्या कह रहा है इस रूल में। अभी मैं क्योंकि ऑडियो पे हूँ तो मैं आपको ये ड्रा करके भी नहीं दिखा सकती। आपने ना इसका वो ज़रूर इमेजेस देख लेनी है कि वेट मेयर रूल क्या कह रहा है, ठीक है? इसमें ये होता है कि जो अपर वाली है, अपर वाली कहाँ ओपन होगी? मीडियली और इंफीरियरली, और जो लोअर वाली है वो जाके लैटरली एंड सुपीरियरली। अब हमारे पास पेशेंट कैसे आएगा? पेशेंट अगेन इसमें यूटीएस के साथ आ रहा है, फ्लैंक पेन के साथ आ रहा है और एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं। अब तक मैंने आपको जितनी भी डिजीज पढ़ाई है ना कंजेनिटली, उनमें प्रेजेंटेशन एक जैसी ही है। अच्छा, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट क्या करना है हमने? सबसे पहले हम करेंगे इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन होगी तो इसकी आईवीयू। जब हम इसमें आईवीयू करेंगे ना, इंट्रावीनस यूरोग्राम, तो उसमें ना हमें किडनी में एक साइन नजर आएगा, ड्रॉपिंग लिली साइन, ठीक है? ड्रॉपिंग लिली साइन नजर आएगा। और ये उन्होंने पिक्चर भी दिखाई, साइन का नाम नहीं उन्होंने बताया लेकिन पिक्चर उन्होंने दिखाई हुई है डॉगर में, तो वो ड्रॉपिंग लिली साइन है। और ये जो है ना, वो दो पेल्विक कैलिसियल सिस्टम हमें नजर आ जाएंगे, दो पेल्विस नजर आ जाएंगी, दो कैलिसियल सिस्टम है, दो यूरिटर हैं, इस तरह से हमें नजर आ जाएगा कि एक किडनी में से दो यूरिटर आ रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद ना हम किडनी के फंक्शनिंग को असेस करना चाहेंगे। हम कहेंगे अच्छा हमें स्कैन पे ये तो पता चल गया कि डुप्लेक्स किडनी है, लेकिन हम इसका ना फंक्शन देखना चाह रहे हैं, तब हम एक स्कैन करते हैं, इसको कहते हैं 99 टेक्नीटियम DMSA आइसोटोप स्कैन। इससे हमें किडनी के फंक्शन का पता चलेगा। अब अगर किडनी का फंक्शन जो है वो आपको नजर आ रहा है कि भाई ये दोनों ही सही से फंक्शन नहीं करी, नॉन फंक्शनिंग है, तो आप अब पार्शियल नेफ्रेक्टमी भी कर सकते हो। अगर एक में मसला है, अगर दोनों में मसला है तो टोटल नेफ्रेक्टमी भी कर सकते हो। अगर एक किडनी काम कर रहा है तो दूसरे को आप निकाल भी दो तो ऐसा मसला नहीं पड़ेगा, पेशेंट सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर किडनी ठीक है और स्कैन पे आपको किडनी फंक्शनिंग नजर आ रहा है, तो फिर आप क्या करो, कॉमन शीथ यूरिटेरिक री इम्प्लांटेशन, इनको ना दोनों यूरिटर को ब्लैडर से रिमूव करके एक ही शीथ में डालकर कवर करके फिर इनको री इम्प्लांट कर देते हैं ब्लैडर में, ठीक है? उससे जो रिफ्लक्स वाला मसला है वो भी ठीक हो जाता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन वाला मसला है वो भी ठीक हो जाता है। तो ये कॉमन शीथ यूरिटेरिक री इम्प्लांटेशन करते हैं। अब फीमेल में ना एक एक्सेप्शन होती है। फीमेल में बाजुकात ये होता है कि जो एक यूरिटर है ना, वो जाके यूरिथ्रा में ओपन हो जाती है। जब वो इतनी नीचे जाके ओपन होती है ना, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन करा देती है। और यहाँ वो क्या करती है, जो इक्यूरेटर है वो जाके वेजाइना में ओपन हो जाती है। वेजाइना में जब ओपन होती है तो मसला क्या पड़ता है कि एक तो अच्छा दो यूरेटर थी अब उसकी, एक किडनी की, एक उसकी जो है वो नॉर्मली ब्लैडर में है, दूसरी उसकी वेजाइना में। अब जो उसकी वेजाइना में है ना, वहां से कॉन्स्टेंटली ड्रिबलिंग होती रहती है यूरिन की, ड्रॉप्स ना यूरिन के गिरते रहते हैं। और दूसरा वो फीमेल आगे कहती है कि मेरी ड्रिबलिंग भी कॉन्स्टेंटली होती रहती है और मैं नॉर्मली वॉइड भी करती हूँ, क्योंकि उसकी जो नॉर्मल यूरेटर है वो तो दोनों पड़ी हुई है ना ब्लैडर में। तो इसमें 3 यूरेटर थी, एक वेजाइना में, तो 2 तो उसकी ब्लैडर में ही है ना, तो उसकी वजह से नॉर्मल उसका जो भी सारा मिक्सचुरेशन का रिफ्लेक्स है वो चल रहा है। तो इस तरह से फीमेल आगे कंप्लेन करती है। तो फिर हम उसके साथ इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद उसकी जो एक्टोपिक यूरेटर होती है ना, उसको दोबारा से वहां से रिमूव करके वेजाइना से उसको री इम्प्लांट कर देते हैं ब्लैडर में, ठीक है? तो ये थोड़ा सा इसका प्रोसीजर था जो आपने देख लिया। नेक्स्ट जो डिजीज है दैट इज विजाइको यूरिटेरिक रिफ्लेक्स। मैंने कहा था ना आपको, मैं बताऊंगी कि जो रिफ्लक्स होता है कि ब्लैडर से यूरिन वापस जाता रहता है यूरिटर में, इसमें क्या होता है, इसमें क्या बैकवर्ड फ्लो होता है यूरिन का, ब्लैडर से यूरिन जाता है यूरिटर्स में और किडनी तक भी जा सकता है। नॉर्मली जो है वो अच्छा इसका ना वो हमने पढ़ा था ना गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, वो वैसा ही है ये, कि वहाँ पर फूड जो है वो जा रहा था वापस स्टमक से इसोफेगस में, यहाँ पे यूरिन जो है ना वो ब्लैडर से ऊपर यूरिटर में जा रहा होता है। तो नॉर्मली क्यों नहीं ऐसा होता, सब में रिफ्लक्स क्यों नहीं होता? क्योंकि जो यूरिटर है ना, जब वो इंटर होती है ना ब्लैडर में, तो वो थोड़ा सा अपना डिस्टेंस ना ब्लैडर की वॉल में भी कवर करती है। मतलब ये नहीं, ऐसा नहीं होता कि वो सीधी जाकर ब्लैडर में खुल गई, वो थोड़ा सा डिस्टेंस अपना ब्लैडर की वॉल में कवर करती है, फिर वो ओपन होती है। तो वो जो उसका डिस्टेंस ब्लैडर की वॉल में कवर होता है ना, उसको कहते हैं इंट्राम्यूरल पोर्शन ऑफ यूरिटर। अब वो जैसे ही ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, अब आपको ना इस चीज़ का आइडिया होगा कि जब मिक्सचुरेशन होनी होती है ना, जब मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है, तो जो ड्यूट्रोसर मसल है ब्लैडर का वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। नॉर्मली वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में नहीं होता, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो तब मिक्सचुरेशन होती है। तो जैसे ही वो ब्लैडर का जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि यूरिन जो है ना वो यूरिथ्रा में इंटर हो, तो वैसे ही ये जो इंट्राम्यूरल पोर्शन है इसका ये भी कंप्रेस हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इसलिए यूरिन सिर्फ यूरिथ्रा में जाएगा, ऊपर वापस यूरिटर में नहीं जाएगा। तो नॉर्मली ये हो रहा होता है।
ये वोल्व मैकेनिज्म होता है। लेकिन अगर इस वोल्व मैकेनिज्म में कोई मसला हो जाए तो फिर जो है वो रिफ्लक्स होना शुरू हो जाता है। अब इसके ना दो हमने क्लासेस बना ली। हमने कहा एक तो प्राइमरी रिफ्लक्स हो सकता है, एक सेकेंडरी रिफ्लक्स। प्राइमरी रिफ्लक्स में क्या होता है कि जो इंट्राम्यूरल लेंथ है ना यूरेटर की, जिसने एज अ वोल्व एक्ट करना था, वो बहुत शॉर्ट है, लेंथ बहुत छोटी है। तो अब उसकी वजह से वो इतना कंप्रेस नहीं होती, और जो जंक्शन है, ये जो वॉल्व है, ये इनकॉम्पिटेंस हो जाता है। और सेकेंडरी रिफ्लेक्स में क्या होता है कि कॉज जो है ना वो इंट्राम्यूरल पोर्शन की लेंथ का नहीं है, कॉज डिफरेंट है, डिफरेंट कॉज है, डिजीज है कोई, या तो ब्लैडर आउटफ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन है, आगे से ही ब्लैडर जो है ना वो आउटफ्लो बंद हो चुका है। अब उसके बंद होने की भी कई कॉजेज हैं। उसके बंद होने का एक कॉज है कि पोस्टीरियर यूरिथ्रा वोल्व है, इसको भी आगे हमने देखना है कि यूरिथ्रा में ना पीछे करके एक और वोल्व लगा हुआ है जो रास्ता बंद कर रहा है यूरिन का। या बीपीएच है, मैन में बीपीएच हो सकता है, या यूरिथ्रा का कोई स्ट्रक्चर है, यूरिन आगे नहीं जा रहा। जब यूरिन आगे नहीं जा रहा तो कितनी देर तक यूरिन उधर ही स्टेसिस करेगा, यूरिनरी ब्लैडर में प्रेशर बढ़ता रहेगा, डिफ्यूजर मसल ज्यादा ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा, फिर यूरिन कहीं तो जाना है ना, तो फिर ऊपर यूरिटर में चला जाता है। ठीक है। और न्यूरोजेनिक ब्लैडर में भी ऐसा होता है। न्यूरोजेनिक ब्लैडर को भी हम आगे जब ब्लैडर वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब हमने ब्लैडर की सारी डिजीज को डिस्कस करना है। ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रख लें कि सेकेंडरी रिफ्लक्स कब होगा, जब ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है। आगे उसने कुछ बना दिए रिफ्लक्स के ग्रेड। ये जो हम ग्रेडिंग करते हैं ना, ये हम प्रेजेंटेशन की बेस पे नहीं करते, ये हम ग्रेडिंग करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन की बेस पे। इन्वेस्टिगेशन क्या होती है कि पेशेंट की हम करते हैं मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरिथ्रोग्राम। अब ये क्या चीज़ है, हमें आईवीयू का तो पता था, लेकिन हमें मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरिथ्रोग्राम का कुछ नहीं पता। तो उसने बताया हुआ है कि इस प्रोसीजर में करते क्या है कि कैथेटर लेते हैं, उसको ब्लैडर में इंटर करते हैं, और उसकी मदद से जो कंट्रास्ट है ना वो ब्लैडर में इंजेक्ट कर देते हैं। जब कंट्रास्ट ब्लैडर में चला जाता है, इसलिए इसको सिस्टोयूरिथ्रोग्राम कहा है कि सिर्फ ब्लैडर और यूरिथ्रा नजर आएंगे हमें इसमें। अच्छा, अब ब्लैडर में कंट्रास्ट डाल के अब हम उसका फ्लोरोस्कोप की मदद से जो है ना वो इमेज देखेंगे। और हमने यूरिटर में अब कुछ इंजेक्ट नहीं किया, हमने सिर्फ ब्लैडर में इंजेक्ट किया। अगर तो रिफ्लक्स हुआ तो ये जो कंट्रास्ट है ये साहब खुद ही ब्लैडर से यूरिटर में चले जाएंगे। ठीक है। बजाय यूरिथ्रा में सारा आने के ये खुद ही यूरिटर में चले जाएंगे। जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमें समझ आ जाएगी कि रिफ्लक्स है। अब उस बेस पे ना हमने इसके 5 ग्रेड बनाए। ग्रेड 1 में क्या है कि कंट्रास्ट सिर्फ यूरिटर में जा रहा है लेकिन डायलिटेशन कोई नहीं है, तो वो ग्रेड 1 है। ग्रेड 2 में कंट्रास्ट यूरिटर से सारा गुजर के किडनी तक चला गया है, डायलिटेशन अभी भी कोई नहीं है लेकिन कंट्रास्ट किडनी तक पहुंच गया है। ग्रेड 3 में क्या होता है कि जो कंट्रास्ट है वो तो जा ही रहा है यूरिटर में और किडनी में, लेकिन साथ यूरिटर और किडनी की माइल्ड से डायलिटेशन भी हुई है। और ग्रेड 4 में डायलिटेशन मॉडरेट है, ग्रेड 5 में सवेयर डायलिटेशन है। आपने ना साथ इसकी डोगर पे बनी हुई है फिगर्स, जहाँ पे फिगर बनी हो ना वो जरूर देखा करें, और जहाँ पे ना बनी हो वहां पे उसको सर्च करके देखा करें, फिर आपको चीजें याद रहती हैं। तो ये जो ग्रेड है ना इस तरह से होती है। ठीक है। अब पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, पेशेंट अगेन फ्लैंक पेन के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर यूरिनेशन उसको फ्लैंक पेन होना शुरू हो जाती है, रिकरेंट यूटीएस के साथ और रीनल फेलियर के साथ। अब ये ऐसे क्यों प्रेजेंट कर रहा है, फ्लैंक पेन के साथ वो इसलिए प्रेजेंट कर रहा है क्योंकि आप खुद देखें ऊपर फिगर्स में कि पेशेंट तभी प्रेजेंट करेगा ना जब कंडीशन फेयर हो जाएगी। फिगर में देखें कि किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है, किडनी इतनी ज्यादा डायलेट हो रही है, तो उस हाइड्रोनेफ्रोसिस में फ्लैंक पेन ही होगी ना, उसको किडनी में पेन होगी। दूसरा, क्योंकि जब तक यूरिन जो है वो ब्लैडर से गुजरा है वो क्या ही कर देगा, पेन तो नहीं करेगा। यूरिटर में से गुजरा है पेन तो नहीं करेगा, लेकिन जब वो किडनी में जाके जमा होता जाएगा, किडनी डायलेट होगी, तब पेन होगी, इसीलिए फ्लैंक पेन होती है। अच्छा, दूसरा रिकरेंट यूटीआई। अब जब स्टेसिस होता है, जब बार बार यूरिन जमा होता है, तो जहां भी हम सिचुएशन में देख रहे हैं ना स्टेसिस हो रहा है वहां पे यूटीआई होते हैं। और तीसरा रीनल फेलियर, किडनी में जब यूरिन है और किडनी डायलेट करती जा रही है तो कंप्रेशन होगी, रीनल फेलियर हो जाएगा। तो ये सारी फीचर्स आपने इस तरह से याद रखने हैं। इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, एक तो इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरिथ्रोग्राम हम करते हैं, उसमें हम ग्रेडिंग भी करते हैं। दूसरा, हम एक स्कैन करते हैं, वही वाला स्कैन जो हमने पहले किया था डुप्लेक्स किडनी में, किडनी का फंक्शन असेस करने के लिए, उसकी वजह से हम किडनी का फंक्शन असेस करते हैं। ठीक है। और अल्ट्रासाउंड भी थोड़ा बहुत हमें हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं जी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में अब क्या करना है, एक तो उसको जो इतने यूटीआई हो रहे हैं उनको ठीक करना है, हमने उसको एंटीबायोटिक्स देनी है, एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है। और अगर लो ग्रेड का वीयू आ रहा है, यानी हमें सिस्टोइथ्रोग्राम पे लो ग्रेड का नजर आया है, या तो डायलिटेशन है ही नहीं या माइल्ड सी डायलिटेशन है, तो वो स्पॉन्टेनियसली ठीक हो जाता है। बच्चों में अगर हो ना, क्योंकि ये कंजेनिटली हो सकता है, तो फिर वो वक्त के साथ साथ खुद ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपने स्कैन जब किडनी का किया है, टेक्नीटियम स्कैन, उस पर किडनी का फंक्शन आपको खराब नजर आया, तब आप इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, फिर आपने सर्जरी करनी है। सर्जरी में आप क्या कर सकते हो, एंडोस्कोपी सब ट्राइगोनल इंजेक्शन लगा सकते हो। ठीक है। और उस इंजेक्शन से क्या होगा, सब ट्राइगोनल हम इंजेक्शन लगाएंगे तो वहां पर ये जो रिफ्लक्स हो रहा था, इनकॉम्पिटेंसी थी, वो ठीक हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ये हमने एंडोस्कोपी से इंजेक्शन लगाया, हम ये कर सकते हैं कि ओपन या लेप्रोस्कोपिक री इम्प्लांटेशन कर सकते हैं यूरिटर की, यूरिटर को दोबारा से इम्प्लांट कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि उसका जो एक अच्छा खासा पोर्शन इंट्राम्यूरल हो जाएगा और वो जो रिफ्लक्स है वो रुक जाएगा। उसने आगे उस जेल का बताया है कि डीफ्लक्स जेल जो हम लगाते हैं ना, जो मैंने कहा था एंडोस्कोपिकली सब ट्राइगोनल जेल लगा देते हैं, वो असल में ना इंजेक्शन के तौर पे लगा दी जाती है, जहां पर ओपनिंग होती है ना यूरिटर की, उसके इर्द गिर्द लगा देते हैं, अराउंड ओपनिंग लगा देते हैं, वहां से एक वोल्व का फंक्शन ये क्रिएट कर देती है और यूरिन फ्लो बैक नहीं करता। और अगर कोज सेकेंडरी हो, मतलब मसला कोई हो रहा है, बीपीएच है मसला या पोस्टीरियर यूरिथ्रा है, तो फिर हम उस कोज को भी ठीक करते हैं ताकि रिफ्लक्स रुक जाए। ठीक है।
चलें आगे जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रीनल ट्रॉमा। अब रीनल ट्रॉमा जो होता है ना, वो 90% जो इंजरीज़ होती हैं ब्लंट इंजरीज़ होती हैं, और 10% जो होती हैं वो मतलब 10% जो एब्डोमिनल इंजरी के केसेज़ हैं ना, वो किडनी में आ जाते हैं, किडनी अफेक्टेड हो जाते हैं। उनमें से 90% जो होती हैं वो ब्लंट ट्रॉमा की वजह से होती हैं, और जो 10% होती हैं वो पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा। पेनिट्रेटिंग कौन सा होता है? गन शूट या स्टैब का, ठीक है। अच्छा, अब अ, अच्छी बात ये है कि जो ब्लंट ट्रॉमा होता है ना, उसको कंजर्वेटिवली मैनेज किया जा सकता है, कि 90% केसेस में ब्लंट हो रहा है और उसमें से भी ज़्यादातर केसेस को हम कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हो तो उसमें फिर सर्जरी करनी ही पड़ती है। अब इसमें पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? पेशेंट प्रेजेंट करेगा, एक तो हिस्ट्री होगी ट्रॉमा की, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की, या कहीं से गिरा है, छत से गिरा है, कहाँ से गिरा है, उसकी हिस्ट्री होगी, या अगर गन शूट है उसकी हिस्ट्री, मतलब कोई हिस्ट्री आपको मिलेगी ट्रॉमा की। फ्लैंक रीजन में ट्रॉमा हुआ है। दूसरा, इसका जो मेन इसका जो प्रेजेंटेशन होती है वो हीमाचूरिया होता है। मैंने पहले भी बताया ना कि हीमाचूरिया इसमें होता है। अच्छा, हीमाचूरिया होगा, ठीक है। हॉलमार्क है ये रीनल इंजरीज का। और हीमाचूरिया माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है, मैक्रोस्कोपिक भी, और साथ फ्लैंक में आपको पेन पेशेंट बताएगा और ब्रूजिंग हो सकती है उस एरिया में। तो ये आसान से इसकी प्रेजेंटेशन, आप बहुत जल्दी इसको डायग्नोस कर लेते हो ना सिनेरियो में रीनल ट्रॉमा को। इन्वेस्टिगेट कैसे करें? इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड, सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड ही करवा रहे हैं ना सारी डिजीज में। अल्ट्रासाउंड हमें हीमाटोमा दिखा देगी कि अगर ट्रॉमा की वजह से कोई हीमाटोमा बना हुआ। फिर हम करेंगे उसका कॉन्ट्रास्ट इन्हांस्ड हेलिकल सिटी स्कैन। ये जो है बेस्ट इमेजिंग है। यहाँ पर एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर पेशेंट आपके पास आया, ट्रोमा का पेशेंट है, आपने उसका अल्ट्रासाउंड तो चलो कर लिया, और अच्छा जब भी इसकी मैनेजमेंट लिखनी है, इनिशियली आपने उसको रिससिटेट किया हुआ है, वो तो मैं मैनेजमेंट में बताऊंगी भी। रिससिटेट करने के बाद ना, अगर तो वो स्टेबल ही नहीं हो रहा, अनस्टेबल है, तब उसका सिटी नहीं करवाना कभी भी। सिटी करवाना है उन पेशेंट का जो स्टेबल है। जो स्टेबल नहीं है उसको फौरन से ऑपरेशन थिएटर में ले जाना है। उसका एक्सप्लोरेशन करना बहुत जरूरी है इमरजेंसी में। उसको जो है ना एब्डोमेन को खोलना और सारे देखना कि ब्लीड कहाँ से कर रहा है, क्यों स्टेबल नहीं हो रहा, और अगर किडनी में बहुत ज्यादा ही ट्रॉमा हो गया जो कि हम मैनेज ही नहीं कर सकते, तो किडनी को निकालना, निफ्रेक्टमी करना, ये नेसेसरी है। तब सीटी नहीं करना, ठीक है। अब हम पेशेंट को ले गए, चले ऑपरेशन थिएटर में। पहले उसी पेशेंट की बात कर लेते हैं ना, जॉन स्टेबल। हम उसको ले गए ऑपरेशन थिएटर में, और हम उसका जो है ना वो इमरजेंसी करने लगे एक्सप्लोरेशन। लेकिन अब हम ये भी देख रहे हैं कि भाई हम उसका किडनी, इसका ट्रॉमा हुआ है, निकाल दें, लेकिन उसका दूसरा किडनी डैमेज हो, दूसरा किडनी काम ही ना सही करता, दूसरे किडनी में कोई मसला हो, तो इसकी तो ऐसी डेथ हो जानी है। जब हमने एक किडनी खराब था, दूसरा हमने निकाल दिया। तो इसीलिए हम ऑपरेशन थिएटर में ये लाजमी होता है कि हम आईवीयू कर लें। वन शॉट आईवीयू, एक ही शॉट लिया जाता है, वरना मैंने आईवीयू के आपको 2 से 3 शॉट बताए थे ना, 5 मिनट पे, 10 मिनट पे। इसमें सिर्फ एक ही शॉट ले लेते हैं, कंट्रास्ट उसमें इंजेक्ट करते हैं, आईवी आईवी कंट्रास्ट उसको 2 ml पर केजी के हिसाब से इंजेक्ट करते हैं, और सिर्फ सिंगल फिल्म उसकी ले लेते हैं, 10 मिनट्स वाली, 10 मिनट्स वाली ले लेते हैं। और वो हमें बता देता है कि दूसरे किडनी में कोई मसला तो नहीं है, और हमें जो इंजरी वाला किडनी है उसकी भी इंजरीज वगैरह दिखा देता है। तो तब हम फिर जो है ना, वो अगर दूसरा किडनी ठीक काम करा हो तो फिर हम इसकी जो है नेफ्रेक्टमी कर देते हैं, अगर ज़्यादा ट्रोमा हो। और अगर दूसरा किडनी में मसला हो तो फिर हम इसको बचाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। चलें, अब ये हमने देख लिया कि इन्वेस्टिगेशन एक वन शॉट आईवीयू जो होती है। दूसरा सिटी की तरफ वापस आते हैं, जो स्टेबल पेशेंट है उनकी फिर हम सीटी स्कैन करते हैं। ये बेस्ट इमेजिंग मोडेलिटी है। ये रीनल इंजरीज की भी सारी असेसमेंट करवा देती है, और हमने ना रीनल ट्रोमा की जो ग्रेडिंग करनी होती है ना, हम सिटी की बेस पे करते हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको ग्रेडिंग बताती जा रही हूँ ना, ये आपने याद रखना है कि हम करते किस किस इन्वेस्टिगेशन में। जैसे मैंने आपको रिफ्लक्स की बताई है तो हम सिस्टोयूरेथ्रोग्राम पे करते हैं, और जो मैंने आपको बोस्नी क्लासिफिकेशन बताई थी वो भी हम सिटी पे करते हैं। तो अब ये जो मैं आपको बताने लगी हूँ ग्रेडिंग ट्रोमा की, ये भी हम सिटी पे करते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना वो क्या ग्रेडिंग है? अगर तो जो कंट्यूजन नहीं है, कोई जो है ना ब्रूज वगैरह नहीं है, सिर्फ सॉरी, कंट्यूजन है, ब्रूज है, कोई लेसिरेशन नहीं है, ठीक है, कोई कट नहीं हुआ, लेसिरेशन नहीं है। लेसिरेशन को कट से याद रखा हुआ है मैंने कि कट जहाँ पे लग जाता है, तो वो ग्रेड 1 है, ठीक है। और अगर लेसिरेशन है, कट लग गया लेकिन वो 1 सेंटीमीटर से कम है, तो ग्रेड 2 है। अगर लेसिरेशन 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो ग्रेड 3 है। अगर इंजरी इतनी है कि उसने कलेक्टिंग सिस्टम को इन्वॉल्व कर लिया तो ग्रेड 4 है। और अगर जो है वो किडनी बिल्कुल शैटर हो गई है, या उसका हाइलम बेचारी का, जहाँ पे वेन आर्टरी और पेल्विस था, वो सारा हाइलम ही उड़ गया, अवलियन हो गई है, तो फिर ग्रेड 5 है, ठीक है। ये ग्रेडिंग है, और सिटी पे हम ग्रेडिंग करते हैं। लेकिन उन पेशेंट की जो स्टेबल है, जो बेचारा अनस्टेबल, उसकी बैठ के ग्रेडिंग करने का क्या फायदा? उसको फौरन से हम ऑपरेशन थिएटर ले जाएंगे। मैनेज कैसे करना है? जैसे ही पेशेंट आपके पास ट्रोमा का आ गया, आपने जो है ना, अगर तो स्टेबल है तो आपको टाइम मिल जाएगा कि आप अच्छे से उसको इन्वेस्टिगेट करो, फिर अपना प्लान बनाओ मैनेजमेंट का कि भाई मैंने इसको कैसे मैनेज करना है। लेकिन अगर पेशेंट स्टेबल नहीं है तो आपने उसको फौरी 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 मैनेज करना है, ठीक है। अब अगर तो पेशेंट जो है ना वो ब्लंट ट्रोमा का हो, और इंजरी हमने सिटी, स्टेबल पेशेंट था, हमने सिटी स्कैन करवाया, माइनर सी इंजरी है, तब हम उसको ना सर्जरी नहीं करते, फिर हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में क्या आता है? उसको वार्ड में एडमिट करके उसको कहते हैं स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट तुमने करनी है, उसके वाइटल फ्रीक्वेंटली रिकॉर्ड किए जाते हैं, मॉनिटरिंग की जाती है, उसको एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं, आईवी फ्लूइड दिए जाते हैं, उसका ब्लड अगर इतना लॉस हो गया है तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं, थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस दे देते हैं। मतलब इस तरह से सारा ख्याल रखते हैं, कंजर्वेटिव मैनेज कर रहे होते हैं।
लेकिन अगर इस कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के दौरान कुछ ऐसा हो जाए कि उसकी जो है वो ब्लीडिंग होती रहे, परसिस्टेंट, पेशेंट शॉक में जाना शुरू हो जाए, आपने जब उसका अल्ट्रासाउंड किया तो आपको हीमाटोमा नजर आ रहा है, आपने फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड रिपीट किया तो हीमाटोमा जो अगेन वहाँ पर एक्सपैंड कर रहा है या पल्सेटाइल है, और जो बाकी एब्डोमिनल विसरा की, आप सिर्फ किडनी को तो देखते नहीं ना जाना, उसको ट्रोमा हुआ है, हो सकता है उसकी किसी और स्प्लीन उसकी रप्चर पड़ी हो, तो उसलिए आपने ये नहीं करना कि किडनी ठीक है तो मैंने नहीं करनी सर्जरी, स्प्लीन के लिए तो करनी पड़ेगी ना, तो अगर किसी और विसरा की इंजरी है तब इन सारे केसेस में आपको सर्जरी करनी है, ठीक है। अच्छा, सर्जरी में क्या करना, सब सर्जरी में करनी होती है लेप्रोटमी, लेप्रोटमी करके किडनीज को देखते हैं और किडनी के साथ बाकी सारे विस्टा को भी देखते हैं कहीं और इंजरी तो नहीं हुई, स्प्लीन में, लिवर में, पैंक्रियास में इंजरी तो नहीं हुई, फिर वन शॉट आईवीयू लेते हैं पेशेंट का, जिससे दूसरे किडनी का फंक्शन असेस हो जाता है, और फिर जो है वो हीमाटोमा देखते हैं, अगर हीमाटोमा हो तो उसको फिर ड्रेन करना होता है, कोई पल्सेटाइल एक्सपेंडिंग हीमाटोमा तो नहीं है, अगर लिवर इंजरी जो है वो रिपेयर होने के काबिल हो, लिवर नहीं सॉरी रीनल इंजरी रिपेयर होने के काबिल हो तो उसको रिपेयर कर देते हैं, और अगर इंजरी बहुत सवेर हो और हेमरेज रुक ही नहीं रहा तो फिर उसको नेफ्रेक्टमी कर देते हैं, ठीक है। तो ये आसान तरीन इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट है। अच्छा, स्मॉल टीयर हो या लेसरेशन, मैंने कहा उसको सूचना कर देनी है, और अगर ग्रेड 3 या ग्रेड 4 की इंजरी है जिसमें किडनी की शैटर हो गया पूरा, तो तब उसको नेफ्रेक्टमी कर देते हैं, पार्शियल या कंप्लीट। और अगर किडनी एक ही काम करता है, दूसरा किडनी या है ही नहीं या काम ही नहीं करता, तो फिर आपको इसको रिपेयर ही करना है, फिर कोई आप उसको निकाल नहीं सकते, पेशेंट ने वैसे ही नहीं बचना फिर, ठीक है। इसका मैंने इतना डिटेल में आपको करवाया है, अब तो आप इससे रिलेटेड सारे सिनेरियो सॉल्व कर सकते हो ना, पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, ट्रोमा के साथ, हीमोफीलिया के साथ, स्टेबल है, अनस्टेबल है, क्या, मैंने सारा सिनेरियो बता दी, किस तरह से फर्दर पेशेंट को लेकर चलना है और इन्वेस्टिगेशन कौन सी करनी है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं यूरिटरी इंजरीज की। यूरिटर में एक्सटर्नल इंजरीज हो सकती हैं, इंटरनल इंजरीज हो सकती हैं, एक्सटर्नल इंजरी जो है वो मतलब बाहरी से इंजरी होगी किसी ब्लड ट्रोमा की वजह से या पेनिट्रेटिंग, जैसे किडनी में देखा था वैसे ही। ब्लड इंटरनल इंजरी जो होती है वो हाइड्रोजेनिक होती है, हम कोई प्रोसीजर कर रहे थे, एंडोस्कोपी की मदद सर्जरी कर रहे थे, जैसे हमने पीछे एक डिजीज में देखा कि हम जो है एंडोस्कोपी के लिए उसमें डीफ्लक्स जो है वो जेल लगा देते हैं, या हम हिस्टेक्टमी कर रहे थे, या जो है वो यूरिट्रोस्कोपी कर रहे थे, कोई भी प्रोसीजर कर रहे थे और हमने उसको इंजर कर दिया यूरिटर को, ठीक है। और यूरिटर जो है अगर इंजर हो गई है तो क्या साइन और सिम्टम होंगे, एक तो पेशेंट को जो है ना वो लोइंग पेन होगी, ठीक है, फीवर हो जाएगा उसको, और परसिस्टेंट फ्लूइड आता जाएगा ड्रेन में, ये तब होगा कि यूरिनरी फिस्टुला बन गया है, ठीक है। अच्छा, और जो फ्लूइड है ना, अब आपको नहीं पता कि ड्रेन में जो फ्लूइड आ रहा है, अब आपको तो नहीं पता कि ये यूरिन ही है, ड्रेन में फ्लूइड आई जा रहा है, आई जा रहा है, आप उसको ना क्या करोगे, अब उसका एस्टिमेशन क्रिएटिनिन एस्टिमेशन के लिए भेज दोगे, अगर तो वो कोई और बॉडी का फ्लूइड हो तो उसमें क्रिएटिनिन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो यूरिन हुआ तो उसमें क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा होगा, आपको पता चल जाएगा ये फ्लूइड, ये सीरम वगैरह तो नहीं है, ये यूरिन ही है, क्योंकि इसमें क्रिएटिनिन का लेवल बहुत हाई है, ठीक है। और अगर पेशेंट की बायलेटरल यूरेटर लाइगेट हो गई है तो फिर तो एनयूरिया हो जाएगा, पेशेंट को यूरिन नहीं आएगा, ठीक है। वरना अगर बायलेटरल नहीं है तो क्या होगा, फीवर, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, फ्लूइड आता जा रहा है, और प्रोलॉन्ग आइलियस हो जाएगी, ठीक है। इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, इन्वेस्टिगेशन में जो है वो अगेन वही वही वाली चीज़ें हैं, आईवीयू हमने पेशेंट का करना है, और हमने जो है इसमें रिट्रोग्रेड यूरिट्रोग्राफी भी करनी है, ठीक है। और रिट्रोग्रेड यूरिट्रोग्राफी में भी कहते हैं कि कैथेटर को यूरिथ्रा की मदद से इंसर्ट कर देते हैं, फिर उसकी मदद से इन्वेस्टिगेट वो स्कैन लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो रिट्रोग्रेड रिट्रोग्राफी हमें क्या दिखाएगी, हमें दिखा देगी, क्योंकि अब हमने कंट्रास्ट को यूरिटर तक डालना है, तो हमें वो दिखा देगी कि कहाँ से लाइगेट हुई है, कहाँ से इंजरी है, अगर कंट्रास्ट का लीकेज हो रहा है तो इसका मतलब यूरिटर की इंजरी हुई है। अच्छा, अब मैनेजमेंट कैसे करनी है, यूरिटर की जो इंजरी है ना उसको इमीडिएटली मैनेज करना है, वैसे नहीं है जैसे जनरल ट्रॉमा हमने कहा था कंजर्वेटिव मैनेज हो सकते हैं, इसमें कंजर्वेटिव नहीं है, इसमें इमीडिएटली मैनेज करना है, क्योंकि अगर हमने डिले किया तो मसला हो सकता है। और अगर पेशेंट जो है ना वो दो केस में हम डिले कर सकते हैं, अगर पेशेंट एनेस्थीसिया के लिए फिट नहीं है और अगर पेशेंट जो है ना उसको बहुत एक्टिव इन्फेक्शन चल रहा है, तो पहले उस इन्फेक्शन को ठीक करना पड़ेगा, फिर हम जो है ना उसको सर्जरी कर सकते हैं। और उन केसेस में जिनमें हम डिले करें तो हमने उन केसेस में परकुटेनियस नेफ्रोस्टमी कर देनी है कि यूरिन ड्रेन होता जाए, यूरिन अंदर जमा नहीं होना चाहिए, परकुटेनियस नेफ्रोस्टमी यानी डायरेक्टली किडनी से हम ड्रेन कर रहे हैं यूरिन को, ठीक है। क्यों किडनी से नीचे कहीं क्यों नहीं, सिस्टोस्टमी क्यों नहीं, क्योंकि यूरिन तो ब्लैडर तक तो नहीं पहुंच रहा ना, यूरिटर डैमेज है तो किडनी से डायरेक्टली ड्रेन करना पड़ेगा। यूरिटेरिक इंजरी की मैनेजमेंट अब डिपेंड करती है उस इंजरी की क्या सिचुएशन है। अच्छा, अगर तो एंडोस्कोपी की वजह से इंजरी हुई है, एंडोस्कोपी इंटरनल इंजरी है, तो आप उसको जेजे स्टेंटिंग कर सकते हो, वो जेजे एक एक उसका जो है ना वो लूप किडनी में होता है, एक नीचे होता है ब्लैडर में, और वो उसकी वजह से यूरिटर है ना वो पेटेंट रहती है और फिर आस्ते आस्ते उसकी खुद ही हीलिंग हो जाती है। अगर पार्शियल ट्रांसेक्शन हुई है, पूरी तरह से लैदा नहीं हुई, एक कट सा लग गया, तो उसको आप प्राइमरी रिपेयर कर सकते हो, यानी सूचरिंग कर सकते हो उसकी, ठीक है। और अगर कंप्लीटली ट्रांसेक्शन हो गई है, पूरी की पूरी कट गई है, उसमें फर्दर 2 से 3 सिचुएशन है, अगर कट तो पूरी गई है लेकिन उसमें कोई लॉस नहीं हुआ, लेंथ का लॉस नहीं हुआ, लेंथ पूरी है, तो आप तब भी उसकी एंड टू एंड एनास्मोसिस कर सकते हो, आपस में उसको अटैच कर सकते हो और फिर जेजे स्टेंट रख दो। लेकिन अगर कट गई है पूरी और थोड़ा सा लॉस हुआ है लेंथ का भी,
ठीक है। अब आप ब्लैडर को थोड़ा सा हिला के ऊपर ले जाओ ताकि वो यूरेटर की लेंथ हमें ना कम भी हो जाए तो मसला ना हो। ब्लैडर को उठा के थोड़ा सा ऊपर ले जाओगे और फिर आप उसका ना यूरेटर का एनास्टोमोसिस बना दोगे। और एक और काम कर सकते हो इस केस में कि आप ब्लैडर का थोड़ा सा लेकर ना पार्ट, ब्लैडर की थोड़ा सा पार्ट लेकर उसको फ्लैप एक लेकर उसको भी यूरेटर में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है, उस गैप को भरने के लिए। और एक जोस स्टिच होता है, जोस स्टिच ये होता है कि आप ब्लैडर को उठाकर ना जोस मसल के ऊपर रख देते हो, ठीक है, मतलब डिस्टेंस कम हो जाए ना। आप लोगों को बताया ना यूरेटर का कोर्स मैंने कि वो जोस मसल को क्रॉस सबसे पहले करती है, फिर वो नीचे जाती है पेल्विस तक, तो हम ब्लैडर को उठा के जोस मसल तक ले जाते हैं, यूरेटर को कम फासला तय करना पड़ेगा क्योंकि यूरेटर का लॉस हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। तो बॉडी फ्लैप कर सकते हैं और इस बॉडी फ्लैप से यूरेटर बना सकते हैं, यूरेटर को या उसको ब्लैडर को मोबिलाइज कर सकते हैं। आगे अगर मार्ग लॉस हो गया, लेंथ का इतना लॉस हो गया कि वो ना ब्लैडर को हिलाने से बात बननी है, ना वो जो है ना वो बॉडी फ्लैप से कुछ होना है, तब आप क्या करते हो, या तो आप इलियम को यूज करके अपेंडिक्स को यूज करके दरमियान में जो गैप है उसको फिल कर देते हो इनकी मदद से, या आप एक यूरेटर को दूसरी यूरेटर में ओपन कर देते हो कि दोनों का एक ही साथ यूरिन चला जाए किडनी ब्लैडर में। या आप जो है ना वो किडनी जो है ना उसको क्या कर देते हो, पेल्विस में ले आते हो, किडनी को उठा के नीचे ले आते हो। और यहाँ आप करते हो कि नेफ्रेक्टमी कर देते हो, अगर दूसरा किडनी बिल्कुल ठीक है तो आप इस वाली किडनी को रिमूव कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इधर इज हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है कि रीनल पैलेस डायलेट होती जाए और कैलिसिस भी डायलेट हो गए, जैसे हमने उसमें देखा था रिफ्लक्स में कि वो डायलेट होते जाए। और फिर जो है ना वो डायलेटेशन क्यों हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूरिन का जो आउटफ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है। और ये अगर ज़्यादा देर तक रहे डायलेटेशन तो किडनी को डैमेज कर देती है और किडनी फेलियर भी हो सकता है। अब ये यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस भी हो सकती है, बायलेटरल भी हो सकती है। यूनिलेटरल कब होगी, जब ना यूरिटर के साथ मसला है, मतलब उस किडनी के यूरिटर के साथ मसला है, तब ना दूसरा किडनी को तो कुछ नहीं होगा। अब मसला यूटर के साथ क्या है, या तो बाहर से उसको कोई चीज़ प्रेस करी है, जैसे कोई एडजेसेंट स्ट्रक्चर का ट्यूमर है, जैसे रिट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस हो गई है, या उसकी वॉल में कोई मसला है। वॉल में क्या मसला हो सकता है, पेल्वी यूरिट्रो यूटेरिक जंक्शन की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है, इसको भी आगे हम डिटेल में देखेंगे। यूरिटर में कोई स्ट्रक्चर है, या यूरिटर का या ब्लैडर का ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा है, ठीक है। और ल्यूमन के अंदर क्या मसला होता है, यूरिटर में कोई स्टोन है या यूरिटर में कोई पेपिला जो है ना वो किडनी से स्लफ्ट ऑफ होकर यूरिटर में आ गया है। तो ये सारे मसले जो यूरिटर से रिलेटेड है ना वो एक ही किडनी को अफेक्ट करेंगे, उस किडनी को। लेकिन अगर बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस तो मसला या यूरिथ्रा के साथ है या ब्लैडर के साथ है, या तो कंजेनिटल मसला हो सकता है, यूरिथ्रा में वॉल पोस्टीरियर पड़ा हुआ है, या यूरिथ्रा का स्ट्रक्चर है। अक्वायर्ड में क्या हो सकता है, यूरिथ्रा का स्ट्रक्चर अक्वायर्ड भी हो सकता है और बीपीएच, ठीक है। तो ये मसले आपने याद रखना है, यूरिथ्रा के साथ प्रॉब्लम है तो बायलेटरल, यूरिटर के साथ प्रॉब्लम है तो यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस। ये अलग बात है कि अगर दोनों साइड की यूरिटर के साथ एक साथ मसला है तो वो बायलेटरल भी हो सकता है हाइड्रोनेफ्रोसिस। फीचर क्या होंगे, किडनी का मसला है तो फ्लैंक पेन और साथ मैस की फीलिंग आएगी, और अगर बायलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो एन्यूरिया, यूरिन नहीं आएगा, ठीक है, हैवीनेस सी फील होगी पेशेंट को। और इसमें ना एक प्रेजेंटेशन में चीज होती है डाइटल क्राइसिस। डाइटल क्राइसिस क्या होता है कि अगर ना इंटरमीडिएट से ऑब्स्ट्रक्शन होना कि होती है फिर रिलीव हो जाती है, तो उस केस में होता है कि पेशेंट ना जब बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक कर लेते हैं ना तो उसको बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाती है, एपिसोड आती है पेन की और लंप वाली फीलिंग, और उसको यूरिन भी नहीं आ रहा, एन्यूरिया है, उस वजह से पेन बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर जब आहिस्ता आहिस्ता जमा होने की वजह से यूरिन और प्रेशर आने की वजह से वो ऑब्स्ट्रक्शन हट गई है, साइड हो गई है, तो फिर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पेशेंट को यूरिन आता है, लॉट ऑफ यूरिन आता है, और वो पेन भी डिसअपेयर हो जाती है और वो लंप भी डिसअपेयर होता है, तो इसको डाइटल क्राइसिस कहते हैं। इंटरमीडिएट ऑब्स्ट्रक्शन के केस में ही होता है। ये प्रेजेंटेशन में आपने याद कर लेना है। बाकी इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड जो है ना वो हमें एक तो हार्डोनेफ्रोसिस सीधा सीधा दिखा देगी, दूसरा वो आपको स्टोन भी दिखा सकती है। फिर हम जो है ना वो सिटी स्कैन करवा सकते हैं, सिटी स्कैन भी हमें स्टोन ही दिखाएगा। आईवीयू इसमें करवाएंगे, मैंने कहा था आईवीयू जो है ना ये तो बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन है ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। आईवीयू में जो है ना वो किडनी की सिचुएशन और दिखा देगा कि कितने ज़्यादा डायलेट हो गए हैं कलेक्टिंग सिस्टम, और किडनी का साइज कितना बड़ा हो गया है, और ये सारी चीज़ें भी दिखा देगा। अब ना इसमें एक इन्वेस्टिगेशन आपने और ऐड कर लेनी है कि हम ना इसमें आइसोटोप रीनोग्राफी भी करते हैं, कि रीनल का जो है ना वो किडनी का हम फंक्शन भी असेस करते हैं, क्योंकि हार्डोनेफ्रोसिस है तो बनता है ना हमारा फंक्शन असेस करना भी। जैसे पीछे हम डिजीज में कर रहे थे किडनी के स्कैन कर रहे थे टेक्नीटियम स्कैन, तो वो स्कैन भी इसमें करते हैं ना, आइसोटोप वाला स्कैन भी करते हैं उसका फंक्शन असेस करने के लिए। तो वो भी आपने देख लेना है इसमें। अच्छा, बाकी इसकी देखते हैं जो मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इसको क्या करते हैं, कॉज को ट्रीट करते हैं। अगर स्ट्रक्चर है तो उसको ठीक करो, स्टोन है तो उसको ठीक करो। अगर पिछला आपके पास बायलेटरल के साथ आ गया ना, उसको यूरिन ही नहीं आ रहा कल से या 2 दिन से यूरिन ही नहीं आ रहा, तब आप इमीडिएट एक्शन करना है। इमीडिएट एक्शन क्या करना है कि अगर तो बायलेटरल उसको मसला है कि उसको दोनों जो ना यूरिटर में मसला आ चुका है या उसका यूरिथ्रा का कोई मसला है, ठीक है, उस केस में बायलेटरल तभी होगा ना कि अगर यूरिथ्रा का मसला होगा, उस केस में आपने क्या कर देना है, या तो आपने कैथेटराइजेशन कर देनी है, कैथेटर पास करके उसको यूरिन ड्रेन कर देना है, या आपने सिस्टोटमी कर देनी है कि डायरेक्टली ब्लैडर से उसका यूरिन ड्रेन कर लेना है। लेकिन अगर यूनिलैटरल मसला है तो यूनिलैटरल मसल का मैंने कहा था कहाँ मसला होगा, यूरिटर में मसला होगा, यानी यूरिन जो है ना वो ब्लैडर में पहुंचा ही नहीं है, तो उस केस में आपको डायरेक्टली किडनी से परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी करके किडनी से आपको या पेल्विस जो है किडनी की वहां से यूरिन ड्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो करते हैं ना ड्रेनेज की रेडियोलॉजिकल गाइडेंस में, ऐसे ही नहीं अंधाधुंध जो है वो अंदर
डाल देते जी, सुई डाल दें, ड्रेन डाल दें, ऐसे नहीं करते। अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में करते हैं, ठीक है। तो अगर मसला यूरिथ्रा के साथ है, बायलेटरल है, तो सिस्टोस्टमी परकुटेनियस, और अगर यूरेटर का मसला है, यूनिलेटरल, तो नेफ्रोस्टमी। अब आगे जो टॉपिक है ना, अच्छा टॉपिक से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि हाइड्रोनेफ्रोसिस की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस की जो कॉम्प्लिकेशन है ना, एक तो किडनी में डायलेटेशन होते जाए तो प्रेशर एट्रोफी हो जाएगी किडनी के प्रेशर की वजह से, और किडनी का नॉन फंक्शनिंग हो जाएगा। दूसरा, यूरिन जो है वो स्टेसिस हो रहा है, यूरिन जमा हो रहा है, उस वजह से पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, किडनी का इन्फेक्शन हो सकता है, यूटीआईज हो सकते हैं। तीसरा जो है वो पाइलोनेफ्राइसिस जो है वो फर्दर पायोनेफ्रोसिस कराकर पेरीनेफ्रिक एब्सिस बनवा सकती है। अभी जो पायोनेफ्रोसिस है और ये जो पेरीनेफ्रिक एब्सिस है, इन दोनों को ही आगे हमने डिटेल में करना है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ उसकी कॉम्प्लिकेशन है, यहाँ पे मेंशन नहीं थी तो मैंने आपको बता दी। अब आगे हमने जो टॉपिक करना है दैट इज पेल्विक यूरिटेरिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन। ये भी एक कॉज था ना हाइड्रोनेफ्रोसिस का, मैंने कहा था इसको देखेंगे। ये